बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करेंगे और आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो है प्लाज्मिड्स, राइबोसोम्स, स्पोर्स, सिस्ट एंड स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। सबसे पहले हम प्लाज्मिड के बारे में देखते हैं। तो प्लाज्मिड ये एक एक्स्ट्रा आप कह सकते हैं कि डीएनए मॉलिक्यूल होता है। इनके अंदर सर्कुलर होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड होते हैं, लेकिन ये जो एक्चुअल बैक्टीरियल डीएनए होता है उससे अलावा एक एक्स्ट्रा डीएनए आप कह सकते हैं इसके अंदर मौजूद होता है। और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, मतलब खुद ब खुद डिवाइड कर जाता है। जिस तरीके से आप डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि जो है वो 2 से 3 प्लाज्मिड्स जो हैं वो मौजूद हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने इसके बारे में याद रखनी है वो ये है कि जो प्लाज्मिड है इनका एज सच कोई मेटाबॉलिज्म या ग्रोथ के अंदर कोई रोल नहीं होता। तो ये क्यों मौजूद होते हैं? ये इसलिए मौजूद होते हैं क्योंकि इनके अंदर स्पेशल किस्म के जीन्स मौजूद होते हैं, जिसमें ड्रग रेजिस्टेंट जीन है, हैवी मेटल रेजिस्टेंट जीन है, डिजीज़ रेजिस्टेंट और इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन्स इनके अंदर मौजूद होते हैं, जो इनको दूसरे पर्पसेस के लिए काफ़ी बेनिफिशियल बनाता है। मतलब कि अगर कोई ड्रग हम यूज़ कर रहे हैं और उस ड्रग के अगेंस्ट जीन्स अगर बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होंगे तो वो जो ड्रग है, वो जो मेडिसन है, वो इस बैक्टीरिया के ऊपर असर नहीं करेगी। अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो इनके राइबोसोम्स भी 2 चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन्स। और राइबोसोम्स इनके अंदर या तो साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होंगे और या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच होंगे। अब यहाँ पर ये बात हम क्यों कर रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ लूजली अटैच होंगे? क्योंकि इनके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं होता। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मौजूद नहीं है तो ऐसा जिनको जो भी वहाँ पर मेम्ब्रेन मिलेगी, लेट से कि सेल मेम्ब्रेन इनको मिल जाती है, तो ये उसी के साथ लूजली अटैच होंगे। और राइबोसोम्स के बारे में हम जानते हैं कि दे आर प्रोटीन फैक्ट्रीज, मतलब कि प्रोटीन फॉर्मेशन के अंदर मेन रोल जो है वो राइबोसोम्स अपना प्ले करते हैं। और ये थाउजेंड्स की अमाउंट के अंदर मौजूद होते हैं। और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स की निस्बत जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स हैं वो स्मॉलर इन साइज़ होते हैं। अगर हम बात करें अब मीज़ोसोम्स की, तो मीज़ोसोम्स के हवाले से आपने जस्ट इतनी बात याद रखनी है कि मीज़ोसोम्स जस्ट एक सेल मेम्ब्रेन ही होती है, लेकिन वो इनवेजिनेटेड फॉर्म में होती है, वो अंदर की तरफ धंसी हुई होती है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसी को हम मीज़ोसोम कह देते हैं। अब मीज़ोसोम जो है ये मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर आपको मिल सकती है। ये अगर गोल दायरे में होगी तो उसको हम वेजिकल कह देंगे, अगर ट्यूब लाइक होगी तो उसको हम ट्यूबुलर कह देंगे, और अगर ये एक साइड से दूसरी साइड तक जाकर लिंक हुई है, ठीक है, पूरा एक चैनल बनाया हुआ है, तो उसको हम लेमेला कह देते हैं। मीज़ोसोम बनती क्यों है, इनका फंक्शन क्या है? ये डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर, सेल डिवीजन के अंदर अपना रोल प्ले करती है। और दोबारा वही बात कि क्योंकि इनके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह मौजूद नहीं होते, तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो इन मीज़ोसोम्स के साथ ही अटैच होते हैं। या मैं अगर बहुत जनरल बात करूं तो ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जो हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स के साथ अटैच होंगे। अब ग्रेन्यूल्स की बात करें कि इनके अंदर स्टोरेज बॉडीज़ किस तरीके से होती हैं। क्योंकि बैक्टीरिया बहुत ही कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा होता है, वहाँ पर जो सारे सप्लीमेंट्स हैं, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो काफ़ी शॉर्ट अमाउंट के अंदर होते हैं। तो इनकी कोशिश ये होती है कि ये न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर कर लें। तो ये स्टोर किस फॉर्म में करते हैं? ये ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, फैट के फॉर्म के अंदर, सल्फ़र, इस तरीके की फॉर्म के अंदर ये ग्रैन्यूल्स को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। और इनका वेस्ट मटेरियल किस फॉर्म में होगा? ये अल्कोहल, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड की फॉर्म के अंदर इनके जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं वो मौजूद होते हैं। ये डायग्राम के अंदर हम यहाँ पर मीज़ोसोम को देख सकते हैं कि जस्ट मीज़ोसोम क्या है कि सेल मेम्ब्रेन की अंदर की तरफ इन्वेजिनेशन है। और यहाँ पे जो डायग्राम के अंदर मीज़ोसोम दिखाई गई है ये है आपके पास वेजिकल मीज़ोसोम, क्योंकि ये एक वेजिकल की फॉर्म में है। लास्ट के ऊपर हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, शॉर्ट टॉपिक्स हैं, स्पोर्स एंड सिस्ट। इनके बारे में आपस में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। स्पोर बेसिकली क्या होता है कि एक डॉर्मेंट स्ट्रक्चर है, डॉर्मेंट बॉडी है। मतलब कि अगर कंडीशन अनफेवरेबल हो गई हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर सकता, तो बैक्टीरिया खुद को बचाने के लिए अपने जो गिर्द है वो स्पोर फॉर्मेशन कर लेगा। अगर तो स्पोर बाहर की तरफ बन रहा है सेल के तो उसको हम एक्जोस्पोर कह देंगे, और अगर स्पोर जो है वो सेल के अंदर बन रहा है तो उसको हम एंडोस्पोर कह देंगे। और एक बात आपने याद रखनी है कि स्पोर हमेशा जो है वो लेट स्टेज ऑफ सेल ग्रोथ के अंदर बन सकता है। मतलब कि ये नहीं होगा कि अभी बैक्टीरिया न्यूली फॉर्म हुआ है और उसके अंदर एबिलिटी हो कि वो स्पोर बना ले। हमेशा जो स्पोर है वो कोई पुराना बैक्टीरिया या जिसको बने हुए या डिवाइड हुए काफ़ी देर हो गई है,
वो लेट स्टेज के ऊपर जाकर स्पोर को अपने अंदर डेवलप कर सकता है। उसके अलावा स्पोर के अंदर जो है वो ये प्रॉपर्टी होती है कि वो उसको मुख्तलिफ जो कह सकते हैं कि मुश्किल हालात हैं उनमें से बैक्टीरिया को सर्वाइव करवा देता है। मतलब अगर लाइट कंडीशन ठीक नहीं है, हाई टेम्परेचर है, वाटर प्रॉपर नहीं है, डेसिकेशन हो रही है, पीएच का मसला है, या कोई भी केमिकल्स अगर एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद हैं, तो ये स्पोर जो है जो जो प्रोटेक्टिव लेयर है, डोरमेंट बॉडी है, ये बैक्टीरिया को बचाएगी उससे और सर्वाइव करेगी। और जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाते हैं तो उसके बाद जो है यही स्पोर्स जो है ये जर्मिनेट करते हैं और न्यू वेजिटेटिव सेल्स जो है वो बना देते हैं। जबकि अगर हम सिस्ट की बात करें तो ये थिक वाल्ड होते हैं, ठीक है, डेसिकेशन रेजिस्टेंट हैं जिस तरह स्पोर्स भी हैं, और ये जो है ये अर्ली स्टेज के ऊपर बनते हैं सिस्ट, ठीक है, ड्यूरिंग डिफ्रेंशिएशन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। मतलब कि अभी डिवीजन हो रही है और वहाँ पर हालात जो है वो ख़राब हो गए हैं, तो उनके जो बाहर है वो सिस्ट फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि आप कह सकते हैं कि जर्मिनेट कर सकते हैं जब सूटेबल कंडीशंस आती हैं। और इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि दे आर नॉट हीट रेजिस्टेंट। मतलब कि अगर हीट का फैक्टर कुछ ज़्यादा हो रहा होगा और टेम्परेचर बढ़ रहा होगा तो ये सिस्ट भी उस बैक्टीरिया को बचा नहीं सकेगा, और जो वो न्यूली फॉर्म बैक्टीरिया है जिसके बाहर सिस्ट था वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा।